नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम में 2025 से संबंधित साइंस वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने साइंस से जुड़े हुए कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। यहाँ पर पहला सवाल है, वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी लेंस कांच का अवतल लेंस है, कांच का समतलावतल लेंस है, कांच का उत्तल लेंस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर पहला का होगा कांच का उत्तल लेंस। वायु में अभिसारी लेंस कौन है? वायु में अभिसारी लेंस बाबू कांच का उत्तल लेंस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आप सभी जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। आप सभी जानते हैं बाबू कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या दर्पण के फोकस दूरी की दुगनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 20 दूनी 40, यानी कि 40 सेंटीमीटर। हम फोकस दूरी को क्या करेंगे? 2 गुना कर देंगे। तो 20 का 2 गुना क्या होगा बाबू? तो 40। तो सही आंसर क्या हो गया? 40 सेंटीमीटर। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर सवाल है। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध दिया है कितना? 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? यानी कि आई का मान आप लोगों को बताना है। भी का मान दिया है कितना? तो 220। तो यहाँ पर जब आप लोगों कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन करके हमारा जो मान होगा वो प्राप्त होगा 0.18 एम्पियर। आप सभी जानते हैं कि I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है V बटा में R। तो यहाँ पर विभवांतर दिया है 220 और प्रतिरोध दिया है कितना? 1200। तो हम क्या करेंगे? 220 अब बटा में लिखेंगे कितना? तो 1200। यहाँ पर एगो जीरो से एगो जीरो खत्म हो गया और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 120 है। तो हम 11 बार में कटा देंगे। 11 दूनी के 22 और यहाँ पर हो गया 2 छक्के 12, 60 दूनी के 120। 11 बटा में 60 हो गया, भाग देंगे तो आ जाएगा 0.18 एम्पियर। यानी कि यहाँ पर विद्युत धारा जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। 3 का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 0.18 एम्पियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आएंगे 4 नंबर के सवाल में। ठीक है, 4 नंबर के सवाल में क्या पूछा गया है आप लोग यहाँ पर देखिएगा। 4 नंबर के सवाल में पूछा गया है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है बाबू? यहाँ पर ऑप्शन है, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के बड़ विक्षेपण के कारण, जल कण द्वारा अवशोषण के कारण, वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के बड़ विक्षेपण के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर 4 का होगा, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के बड़ विक्षेपण के कारण। जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के बड़ विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष रंगीन होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? जब एक प्रकाशीय किरण किसी एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो उसके परावर्तन कोण का मान क्या होगा? उसके परावर्तन कोण का मान बाबू 0 डिग्री होगा। ठीक है, 0 डिग्री।
जब लंबवत आपतित होगा ना, जब लंबवत आपतित होगा तो लंबवत ही परिवर्तित भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें परिवर्तन कोण के मान का, तो परिवर्तन कोण बनेगा ही नहीं। सही आंसर क्या होगा? 0 डिग्री। परिवर्तन कोण बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जिस पथ पर प्रकाशीय किरण आपतित हुआ है उसी पथ पर प्रकाशीय किरण परिवर्तित भी हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल भी परिवर्तन कोण नहीं बनेगा। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 0 डिग्री। 6 नंबर के सवाल में है किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? आप सभी जानते हैं कि किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 नंबर सवाल है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कई बार मैंने आप लोगों को बताया है, विद्युत परिपथ में एमीटर को हमेशा और हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है, क्योंकि एमीटर विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के माप को प्रदर्शित करता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 8 नंबर सवाल है सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है बताएंगे? सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, विद्युत वाहक बल, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही आंसर होगा सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य ही सेल का विद्युत वाहक बल है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 9 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, लकड़ी, पानी या सूर्य? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है वो क्या है? वो है सूर्य। सूर्य ही पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 10 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर के बीच क्या संबंध होता है? दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फोकस दूरी जो होता है वो गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या की आधी होता है। अगर एफ बराबर आर बटा में 2 कहीं पर दिखाई दे रहा है तो आप लोग उसे सही ऑप्शन समझिएगा। है यहाँ पर एफ बराबर आर बटा 2 कहीं पर भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम 2 को इधर लेकर चले आएंगे, तो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 2f बराबर आर, यानी कि r बराबर 2f। r बराबर 2f है किसमें? तो ऑप्शन नंबर ए में। 10 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर 11 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? किसी प्रकार का लेंस नहीं होता। अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। दोस्तों मानव नेत्र में हमेशा और हमेशा उत्तल लेंस होता है, क्योंकि उत्तल लेंस क्या कर सकता है? उत्तल लेंस ही हर प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। तो राइट आंसर 11 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि उत्तल लेंस। 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 नंबर सवाल है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना वाले भाग पर बनाता है। तो 12 का सही आंसर होगा रेटिना। ठीक है, 12 का राइट आंसर रेटिना होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 13 नंबर सवाल है विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या फिर प्रेरित चुंबकत्व पर? विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है दोस्तों वो आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 नंबर के सवाल में कहा गया है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है? कोयला, लकड़ी, गोबर गैस या सभी? तो सभी होगा, ये सभी ही जीवाश्म ईंधन है। तो 14 का सही आंसर होगा क्या? तो 14 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लकड़ी, गोबर गैस, जीवाश्म ना, गोबर गैस, लकड़ी, कोयला। कोयला होगा जी, कोयला। कोयला
लकड़ी या गोबर गैस नहीं होगा, गोबर गैस दोस्तों नहीं होगा, लकड़ी नहीं होगा, ये तो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। यहाँ पर जानते हैं लोग कोयला होगा। जीवाश्म का मतलब होता है जो जीवों के सड़े गले शरीर से बनता है, जीवों के पेड़ पौधों के सड़े गले जो उनके भाग होते हैं उनसे बनने वाला जो ईंधन होता है उसे ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो लकड़ी गोबर गैस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी अपने आप में ही एक ईंधन है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लकड़ी बिल्कुल भी दोस्तों सड़ने गलने से नहीं बनता, बल्कि कोयला पेट्रोलियम सड़ने गलने से बनता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 नंबर सवाल है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय स्रोत। स्रोत का मतलब होता है जहाँ से प्राप्ति होती है। जहाँ से आपको जल की प्राप्ति होती है उसे क्या कहेंगे? वहाँ उसे कहेंगे जलीय स्रोत। ठीक है, जहाँ से आपको अन्न की प्राप्ति होती है उसे कहेंगे अनाज स्रोत। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों जहाँ से हमें प्रकाश की प्राप्ति होगी उसे कहेंगे प्रकाशीय स्रोत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 16 नंबर के सवाल में कहा गया है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, क्लिनिकल विखंडन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है बाबू वो है नाभिकीय संलयन। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? आप सभी जानते हैं कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। अगर 1/u + 1/v भी रहे तो भी चलेगा दोस्तों। हम 2+3 लिखें या 3+2 लिखें, दोनों में अंतर होगा? नहीं हो सकता है। हाँ, यहाँ पर एफ भी बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए 1/f बराबर है 1/v + 1/u, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर बी ही दर्पण सूत्र है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, टिंडल का प्रभाव किस में देखा जा सकता है? जंगल में, बाजार में, खेतों में, इन सभी में। टिंडल का प्रभाव बाबू जंगल में देखा जा सकता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 19 नंबर के सवाल में आते हैं, इसमें कहा गया है तारों के टिमटाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? आपको उस सिद्धांत का नाम बताना है जिस पर तारों के टिमटिमाने की व्याख्या आधारित है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अपवर्तन का सिद्धांत, प्रकीर्णन का सिद्धांत, बड़ विक्षेपण का सिद्धांत, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर तारों के टिमटाने की जो व्याख्या है वो किस पर आधारित है? वो आधारित है आपका अपवर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाशीय अपवर्तन के कारण ही तारों से निकलने वाला जो प्रकाश होता है वो क्रमिक रूप से घटता बढ़ता है। क्रमिक रूप से घटते बढ़ते रहने के कारण ही जो तारे होते हैं वो कभी हमें चमकीले दिखाई देते हैं तो कभी हमें धुंधले दिखाई देते हैं। तारों का बार बार चमकीला और धुंधला दिखाई देना ही तारों का टिमटिमाना कहलाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि अपवर्तन के सिद्धांत पर ही तारों के टिमटिमाने वाली जो व्याख्या है वो आधारित है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 नंबर के सवाल में है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है दोस्तों। हमारे मानव नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। अगर उल्टा है तो वास्तविक है, सीधा है तो आभासी है, लेकिन हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। उल्टा यानी कि आप समझ सकते हैं वास्तविक। अगर प्रतिबिंब उल्टा होगा तो वो वास्तविक होगा, अगर प्रतिबिंब सीधा होगा तो वो काल्पनिक यानी कि आभासी होगा। हमारे मानव नेत्र के रेटिना वाले भाग पर जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का वो बनता है वास्तविक और उल्टा, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क होता है वो क्या करता है कि हमें उस वस्तु को सीधा दिखाता है, यानी सीधा दिखाने का आभास कराता है। तो सही आंसर 20 का यहाँ पर हमारा हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 नंबर सवाल है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत अधिक। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 22 नंबर सवाल में पूछा गया है आप लोगों से, यहाँ पर देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करने वाले कौन थे? तो उनका नाम है एम्पियर। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करने वाले कौन थे?
तो 22 का यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फैराडे होगा, फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करने वाले फैराडे थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एम्पियर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 23 नंबर सवाल है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है बाबू, आप लोग बताएंगे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, बताएंगे। 23 का राइट आंसर, विद्युत मोटर जो होता है वो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और जो विद्युत जनित्र होता है, जो डायनेमो होता है, वो विद्युत यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर विद्युत मोटर पूछा गया है, तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 नंबर सवाल है यहाँ पर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर जो होता है वो किस में होता है, डायोप्टर जो होता है वो होता है आप लोगों का मीटर इनवर्स में। किस में, मीटर इनवर्स में। 24 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आइए 25 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का जो रंग है वो नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकिरण के कारण। किसके कारण, प्रकाश के प्रकिरण के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रकाशीय प्रकिरण के कारण ही जो प्रकाश का जो नीला रंग होता है वो क्या होता है, वो दोस्तों वायुमंडलीय में विच्छिन्न हो जाता है, यानी कि छितरा जाता है, वो प्रकिरणित हो जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। मैक्सवेल ने, फैराडे ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया फैराडे ने। 26 का सही आंसर यहाँ पर होगा फैराडे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह प्रश्न दोस्तों 2 बार आ चुका है, ठीक है, आप लोग भी याद रखिएगा। 27 नंबर सवाल है, 1 किलोवाट बराबर होता है कितना जूल। 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 27 का ऑप्शन नंबर ए, 3.6 × 10⁶ जूल। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 3.6 × 10⁶ जूल ही 1 किलोवाट बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 28 नंबर सवाल है, एथेनाइक अम्ल को सामान्य कहा जाता है। एथेनाइक अम्ल को सामान्य नाम में क्या कहा जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर होगा एसेटिक अम्ल। क्या कहा जाता है, एसेटिक अम्ल। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एसेटिक अम्ल एथेनाइक अम्ल को कहा जाता है, जिसका आणविक सूत्र होता है CH3COOH, ठीक है। 29 नंबर सवाल है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है कैसी, धीमी, तीव्र, बराबर या अति तीव्र। 29 का सही आंसर बताएंगे। जो बर्तन वायुरोधी होते हैं उसमें यदि खाद्य सामग्री को रखा जाए तो उपचयन की गति कैसी होती है, उपचयन की जो गति होती है वो काफ़ी धीमी हो जाती है, यानी कि जो पदार्थ होता है वो बिल्कुल भी वायुरोधी बर्तन में खराब लंबे समय तक नहीं हो पाता, लंबे समय तक सुरक्षित बना रहता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 30 नंबर सवाल में है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। अभिक्रिया देख लीजिए, अभिक्रिया में है कि कॉपर क्या करता है, ऑक्सीजन से संयोग करता है और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बनाता है। आप लोग बताएंगे कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, या कॉपर का अवकरण हो रहा है, या कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या फिर ए और बी दोनों हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया होती है वो दोनों एक साथ होती है। क्या होती है, दोनों एक साथ है। लेकिन अगर हम बात करें पदार्थ का, तो यहाँ पर दोस्तों जो आप पदार्थ देख रहे हैं कॉपर, इसका केवल ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन से अलग है, यहाँ पर कॉपर जब ऑक्सीजन से अलग है तो यहाँ पर कहेंगे कौन सी अभिक्रिया, तो अवकरण अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया के बाद जो कॉपर है वो ऑक्सीजन से मिल गया है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन अटैच हो गया है, ऑक्सीजन संयुक्त हो गया है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो चुका है, यहाँ पर ऑक्सीजन कॉपर से संयुक्त कर लिया है, यानी कि कॉपर में ऑक्सीजन आ गया है। जब पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे कहा जाता है क्या, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि उपचयन अभिक्रिया। तो सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें
इसमें बोला गया है कौन सा कथन सही है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए 30 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 31 नंबर सवाल है, सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र क्या होता है? सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र बताएंगे। सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र होता है Na3PO4। क्या होता है? Na3PO4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 32 नंबर सवाल है, एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? उपचयन के द्वारा, अपचयन के द्वारा, किण्वन के द्वारा या भर्जन के द्वारा? एथिल एल्कोहल का व्यापारिक जो उत्पादन है दोस्तों वो किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा किण्वन के द्वारा। किण्वन के द्वारा ही एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किया जाता है। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। आवर्त सारणी के किसी समूह की सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। क्या होती है? समान होती है। अगर हम बात करें आवर्त की, तो आवर्त के लिए भिन्न भिन्न होती है, लेकिन एक वर्ग के लिए, एक स्तंभ के लिए दोस्तों क्या होता है? एक स्तंभ के लिए, एक समूह के लिए एक समान होता है। सही आंसर यहाँ पर होगा समान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 34 नंबर के सवाल में कहा गया है, निम्न में से कौन सी क्रिया ऑक्सीकरण नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना या अवक्षेप? भोजन का पचना, श्वसन, दहन या अवक्षेप, इनमें से कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण नहीं है? तो सही आंसर होगा अवक्षेप। अवक्षेप जो अभिक्रिया है वो बिल्कुल भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब यह हुआ जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। भोजन का पचना हो या सांस लेना हो यानी कि श्वसन की क्रिया हो या जलने की क्रिया हो, हर एक क्रिया में ही ऑक्सीजन का संयोग होता है, लेकिन अवक्षेपण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग नहीं होता। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 35 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी, मैथिल ऑरेंज, फिनॉक्सिलिन या इनमें से कोई नहीं। इसमें से प्राकृतिक सूचक आप लोगों को बताना है। तो प्राकृतिक जो सूचक है आपका वो है हल्दी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हल्दी ही एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। 36 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो होता है सफेद यानी कि सफ़ेद। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 37 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है? बाबू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा यौगिक है। बड़ा यौगिक यानी कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है। जब हम अभिक्रिया करा रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम कार्बोनेट अपने दो छोटे छोटे पदार्थों में टूट जा रहा है, अपने दो छोटे छोटे परमाणुओं के समूहों में विभक्त हो जा रहा है। एक है कैल्शियम ऑक्साइड और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं कि जब भी कोई बड़ा अणु अपने दो छोटे छोटे अणुओं में टूटता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उस अभिक्रिया को कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पर अपघटन तो नहीं है लेकिन वियोजन है। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि वियोजन। वियोजन का मतलब वियोजित यानी कि टूटना, विखंडन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आएंगे अगले सवाल पर। इसमें कहा गया है, हमारे शरीर में रक्त का पीएच मान निम्नलिखित किस सीमा के बीच कार्य करता है? आप लोगों को रेंज बताना है पीएच का। किसके लिए? तो रक्त के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 38 का सही आंसर यहाँ पर होगा 7.0 से 7.8 के बीच। हमारे शरीर में रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.0 से 7.8। अगर इस पीएच परास से कम या ज़्यादा होता है, अगर रक्त आपका इस पीएच परास से कम या ज़्यादा होता है तो रक्त में क्या होगा? दोष उत्पन्न हो जाएगा। रक्त में क्या होगा? दोष उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि रक्त में बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रक्त हमारा अशुद्ध हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन इनमें से कौन है? रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। कौन है? इंसुलिन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इंसुलिन ही रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर जिसको शुगर हो जाता है तो उसे इंसुलिन का ही इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
40 नंबर के सवाल में आते हैं। कहा गया है निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक कौन है? देखिए यहाँ पर मेथेन आपका सहसंयोजक यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड सहसंयोजक यौगिक है, कैल्शियम क्लोराइड आपका हो जाएगा आयनिक यौगिक और अमोनिया हो जाएगा सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक में जो परमाणु होते हैं वो दोस्तों दोनों के दोनों अधातु होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आयनिक यौगिक का तो उसमें जो दोनों परमाणु होंगे प्लस और माइनस वाले वो होंगे कैसे? तो वो होंगे आयनीकृत, यानी कि वो होंगे आवेश युक्त। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, एक होगा धातु एक होगा अधातु। ठीक है, दोनों बिल्कुल भी अधातु नहीं हो सकते हैं। दोनों अगर अधातु है तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि वो कैसे हैं? वो सहसंयोजक यौगिक वाले दोस्तों आपके पदार्थ हैं। ठीक है, यानी कि यौगिक हैं। सही आंसर यहाँ पर होगा कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी। आएंगे अगले सवाल पर। पूछा गया है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितना दिखाई दे रहा है बताइए? यहाँ पर दिखाई कितना दे रहा है? यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है। तो सही आंसर 41 का हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ही ओजोन का निर्माण करते हैं। 42 नंबर के सवाल में पूछा गया है आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं और दोस्तों 18 वर्ग होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 43 नंबर सवाल है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट यानी कि लिख लीजिए CaSO4, अर्धहाइड्रेट यानी कि 1/2, हाइड्रेट बोला गया ना बाबू, तो हाइड्रेट यानी कि जल H2O। तो यह किसका नाम है? यह दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है। किसका नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगर यहाँ पर 2 गुना जल का मात्रा रहता तो हम बोलते हैं जिप्सम का। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर सवाल में है ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या है? 8। आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन का 7, कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10 होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 45 नंबर सवाल है एथेनॉल का क्रियाशील समूह है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू। एथेनॉल का क्रियाशील समूह है यानी कि प्रक्रियात्मक समूह है। तो एथेनॉल का जो समूह होता है वो क्या होता है? वो होता है आप लोगों का OH। क्या होता है? OH। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। OH ही एथेनॉल का क्रियाशील समूह होता है। 46 नंबर सवाल है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे कहा जाता है प्रतिफल या उत्पाद। तो राइट आंसर क्या होगा? अभिकारक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 47 नंबर सवाल है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन, NaCl। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 48 नंबर सवाल है निम्न में से मुख्यतः बायोगैस में पाए जाने वाले यौगिक हैं। बायोगैस में पाए जाने वाले जो यौगिक हैं वो हैं यहाँ पर CH4। राइट आंसर कौन होगा? तो मेथेन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 49 नंबर सवाल में आते हैं। पूछा गया है कार्बन किस प्रकार का तत्व है? अधातु। आप सभी जानते हैं बाबू कि कार्बन एक प्रकार का अधातु होता है। तो 49 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा अधातु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। है ना बहुत आसान क्वेश्चन? बताइए। 50 नंबर सवाल में है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में क्या बनता है? जाइगोट, अंडाणु, शुक्राणु या बेर? बाबू नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन में जानते हैं क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 51 नंबर सवाल है यहाँ पर किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना यानी जीन से होने वाला जो संरचना है वो क्या कहलाता है? तो सही आंसर यहाँ पर होगा जीन प्रारूप या जीनोटाइप। क्या कहलाएगा? जीन प्रारूप या जीनोटाइप। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 52 नंबर सवाल है मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता कौन है? मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय स्तर वाला उपभोक्ता कौन है? तृतीय स्तर वाला उपभोक्ता हरा पौधा, मेढक, ग्रास हॉपर या सर्प? तृतीय स्तर वाला उपभोक्ता का नाम आप लोगों को बताना है मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सर्प यानी कि सांप। सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है,
53 नंबर सवाल है यहाँ पर, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला जो रोग है वो है एनीमिया। एनीमिया ही रक्त में आयरन की कमी से होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 54 नंबर सवाल है यहाँ पर, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की जो विधि होती है वो होती है मृतजीवी, यानी कि मरे हुए जो छोटे छोटे दोस्तों खाद्य पदार्थ होते हैं उसे ही कवक यानी जो फंजाई होते हैं वो खाकर जिंदा रहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मृतजीवी। कवकों में पोषण की मृतजीवी विधि होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 55 नंबर सवाल है, ऑक्जिन है बाबू। ऑक्जिन एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन, जो कि पादप में पाया जाता है। पादप जगत में आने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उसी में ये हार्मोन पाया जाता है। तो सही आंसर होगा हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 56 नंबर सवाल है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली कौन है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो 56 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाबू नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही मानव में डायलिसिस थैली है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 57 नंबर सवाल है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के समलग्न को क्या कहते हैं जी? तो यहाँ पर 57 का सही आंसर होगा किण्वन। क्या कहेंगे? किण्वन। 57 का राइट, किण्वन नहीं कहेंगे जी। किण्वन किसे कहेंगे? किण्वन नहीं होगा। किण्वन बौनापन तो होगा नहीं, मधुमेह तो होगा नहीं, जाइगोट होगा ना, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। जाइगोट, जाइगोट कहेंगे। तो जाइगोट तो इसमें है ही नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। 58 नंबर सवाल में आते हैं। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, पपीता या मटर। एक लिंगी पादप का उदाहरण इन चारों में से कौन है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा पपीता। पपीता दोस्तों एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 59 नंबर सवाल है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में या मटर में। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? 59 का सही आंसर यहाँ पर होगा ईस्ट में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 60 नंबर के सवाल में है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? साफ जल में, गंदा जल में, मीठा जल में या इनमें से सभी। तो जाहिर सी बात है बाबू, आप बता सकते हैं कि डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो गंदे जल में उत्पन्न होते हैं। तो सही आंसर 60 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं? गंदा जल होगा जी, गंदा जल। हाँ, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदे जल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 61 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत किस में पाई जाती है? एस्ट्रोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में। यहाँ पर राइट आंसर 61 का हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेओस्फीयर में, ऑस्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन परत पाई जाती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 62 नंबर सवाल है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले कौन होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता या सूक्ष्म जीव। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में। तो सही आंसर 62 का हो जाएगा उत्पादक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 63 नंबर सवाल है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट यानी कि एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफास्फेट जो एटीपी है वो क्या है? तो ऊर्जा का संग्राहक है। इसी में ऊर्जा संचित रहता है। जब हम खाते हैं और खाने के बाद जो ऊर्जा हमारे अंदर रिलीज होती है वो ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? तो एटीपी में ही संग्रहित होती है, उसी में ही संचित होती है। तो 63 का सही आंसर होगा बाबू क्या? तो ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का सिक्का, ऊर्जा का वाहक। बाबू एटीपी को ही ऊर्जा का वाहक भी कहा जाता है, ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर ले लेना आप लोग ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 64 नंबर के सवाल में है, 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? 100 पोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? 100 पोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल के साथ साथ सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 65 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो 65 का यहाँ पर सही हमारा आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। आप लोग याद रखिएगा, ना ही वसा का, नहीं प्रोटीन का, नहीं प्रकाश का। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है और उसी ग्लूकोज से पेड़ पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
यहाँ पर 66 नंबर सवाल है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, वृषण में, शुक्राशय में। तो 66 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा शुक्रवाहिका में। शुक्रवाहिका में ही शुक्राणुओं का मोचन होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 67 नंबर सवाल है, ओजोन परत के अवक्षय से, अवक्षय नहीं है बाबू, अवक्षय है, ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है? त्वचा कैंसर वाला, यानी कि बाबू त्वचा वाला कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन, या इनमें से सभी? ओजोन परत के अवक्षय से, यानी कि जब ओजोन परत खत्म हो जाएगा, ओजोन परत का क्षय हो जाएगा, तो ओजोन परत ना होने के कारण कौन सी बीमारियां धरती पर उत्पन्न हो जाएगी? हम सभी जीव प्राणियों में आप लोगों को उस बीमारी का नाम बताना है। तो 67 का सही आंसर यहाँ पर होगा त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन, ये सभी होगा। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 68 नंबर सवाल है, एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन क्या है? एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोरेन। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर एड्रेनलिन होगा, थायरॉक्सिन होगा, एस्ट्रोजन होगा, या टेस्टोस्टेरोन होगा। एक नर हार्मोन क्या है बाबू? एक नर हार्मोन है यहाँ पर आप लोगों का दोस्तों क्या? तो एड्रेनलिन नहीं, यहाँ पर एड्रेनलिन नहीं होगा। यहाँ पर जानते हैं आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, यही एक नर हार्मोन है। एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन ये पाए जाते हैं किसमें? तो स्त्री वाले हार्मोन में। ठीक है, यानी कि स्त्री में पाए जाते हैं ये तीनों हार्मोन। ये तीनों हार्मोन है, ये तीनों के तीनों स्त्री यानी कि महिलाओं में पाए जाते हैं, नारियों में पाए जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 69 नंबर सवाल है, शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? वृषण में, सभी जानते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। शुक्राणु का निर्माण बाबू वृषण में होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 70 नंबर सवाल है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 4। 70 का सही आंसर 2 होगा, 2 होगा। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मछली के हृदय में टोटल कोष्ठों की संख्या 2 होती है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 71 नंबर सवाल है यहाँ पर, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, मेढक, गाय, या इनमें से कोई नहीं? तो 71 का सही आंसर यहाँ पर होगा हाइड्रा। हाइड्रा ही पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। 72 नंबर सवाल है, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या है? गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, या प्रकाशानुवर्तन? 72 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा डी, प्रकाशानुवर्तन। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति प्रकाशानुवर्तन गति कहलाती है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 73 नंबर सवाल है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट, यूरोक्रोम, क्लोरोप्लास्ट, सॉरी यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट है बाबू, क्रोमोप्लास्ट, यूरोक्रोम, क्लोरोप्लास्ट, या ल्यूकोप्लास्ट है। तो यहाँ पर देखिए 73 का सही आंसर हमारा हो जाएगा यूरोक्रोम। देखिए यहाँ पर मूत्र का संबंध होता है यूरिन से, यूरिन से क्या बनेगा? यानी कि यूर से क्या बनेगा? यूरोक्रोम। क्या होगा? यूरोक्रोम। क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट ये तीनों बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्या होगा? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का जो रंग होता है, जो वर्ण होता है, वो पीला होता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमारा तो भाई व्हाइट होला, तो ऐसा नहीं सोचिएगा। ठीक है, पीला ही होता है। ठीक है, निष्कासन वाइट होता है। और जब आपके शरीर में कोई रोग उत्पन्न होता है, जब जो लोग रोगी हो जाते हैं, तो फिर जो पीला वाला जो पेशाब है, जो मूत्र है, वो हमारे शरीर से जैसा था वैसा ही वितरित होता है, यानी कि बाहर निकलता है, निष्कासन उसका होता है। 74 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संरक्षण में किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन। 74 का सही आंसर यहाँ पर होगा आयोडीन। अगर आयोडीन आपके पास ना हो, अगर आप आयोडीन का संश्लेषण ना करें, तो थायरॉक्सिन हार्मोन का बिल्कुल भी जो दोस्तों विकास है वो नहीं हो सकता है, यानी कि इस हार्मोन में क्या हो सकती है? कमी हो सकती है। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आयोडीन का होना बहुत ही आवश्यक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसलिए हम लोग आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, आयोडीन युक्त पदार्थ खाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण हो सके। 75 नंबर सवाल में आते हैं,
पूछा गया है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, मसा, सिफिलिस, गोनेरिया या इनमें से कोई नहीं। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा बाबू मसा। मसा एक प्रकार का बिल्कुल भी जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो सही आंसर 75 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 76 नंबर के सवाल में है कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है, प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा या इनमें से कोई नहीं। कोशिकीय ईंधन इनमें से है कौन, तो ग्लूकोज। 76 का सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 77 नंबर सवाल है स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है बताएंगे। सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है, तो 77 का सही आंसर यहाँ पर होगा 120 मिलीमीटर Hg। तो सही आंसर यहाँ पर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप 120 मिलीमीटर Hg होता है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 78 नंबर सवाल में पूछा गया है आप सभी से सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो सही आंसर होगा पीनियल। पीनियल हमारे शरीर का सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 79 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। उत्सर्जी अंग कौन नहीं है आप लोग बताएंगे। तो 79 का सही आंसर होगा अग्नाशय बाबू। फेफड़ा, वृक्क और त्वचा ये तीनों ही हमारे शरीर का उत्सर्जी अंग है। यानी कि इन अंगों की सहायता से हमारे शरीर में जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, जो बेकार पदार्थ होते हैं, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अग्नाशय का, तो अग्नाशय बिल्कुल भी उत्सर्जी अंग नहीं है। इससे किसी भी वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन नहीं होता। तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। सजीव जीवधारी यानी कि जो भी जीवधारियां हैं सजीव वाले, वे किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या इनमें से सभी। तो सही आंसर होगा इनमें से सभी। यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल इन सभी पदार्थों का ही उत्सर्जन करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को साइंस से संबंधित जिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताया है, ये सभी प्रश्न आप लोगों के होने वाले साइंस वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। हर एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझकर आप लोग उसके उत्तर को याद कर लीजिएगा। किसी भी प्रश्न को इग्नोर नहीं कीजिएगा, किसी भी प्रश्न को आप लोग बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा। मुझे पता है दोस्तों कि आपने 80 में से 80 का भी सही जवाब आपने दे दिया होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि 80 में से 80 जवाब बिल्कुल भी नहीं दे पाए होंगे। आप लोग मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने 80 में से कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दे पाया है। जिन प्रश्नों का आपने सही सही जवाब नहीं दे पाया है, उन प्रश्नों के उत्तर को आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।